बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 7 आज हमने डिस्कस करना है रेप्टाइल्स का नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस। इसके अलावा इनके जितने भी सेंसरी फंक्शंस हैं उनमें आई, ईयर, ओल्फैक्शन वगैरह ये भी डिस्कस करेंगे। और बेटा इनमें जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन किस तरह होती है और किडनीज किस तरह वेल डेवलप इनमें मौजूद हैं और ओस्मो रेगुलेशन जो है वो ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ये सारे ही आपके पेपर के हवाले से अगर देखे जाए तो ये पेपर में थोड़े थोड़े करके जो है वो टर्म्स की सूरत में आते हैं। तो सबसे पहले नर्वस और सेंसरी फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे ये बात याद रखना बेटा, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने तकरीबन हर फंक्शन स्टार्ट होने से पहले यही बात बताई है कि सिमिलर जो है सिमिलर टू एम्फीबियन यानी एम्फीबियन से सिमिलर स्ट्रक्चर्स जिन्होंने इवॉल्व किए हैं, थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके ताकि लैंड के ऊपर जो है वो रहने के काबिल ये हो सके। बस थोड़ी सी चीज़ों में मॉडिफिकेशन इन्होंने की है, अदरवाइज जितनी भी इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी एम्फीबियंस से मिलती जुलती हैं। उसके बाद आ जाए बेटा स्टार्ट करते हैं नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन। इनमें जो इनका ब्रेन होता है अगर हम उसकी बात करें तो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट होता है, ब्रेन के 3 हिस्से बेटा किए गए हमने, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, डेट इज नोन एज सेरिबेरम। जो सेरिबेरम होता है, सेरिबेरम जो है बेटा वो क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है तो उसको ना हमने सेंटर से हम फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह सेरिबेरम लार्जेस्ट पार्ट है तो हम उसको ना इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सेंटर वाली लाइन इक्वेटर कहलाती है और 2 उसके हेमिस्फीयर होते हैं। एक को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, एक को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इसी तरह ये जो फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का उसके 2 हिस्से करें तो उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। तो क्योंकि ये सेरिबेरम के 2 हेमिस्फीयर हैं, देयरफॉर दीज आर नोन एज सेरिबेरल हेमिस्फीयर। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है कहते हैं इनमें ये वाला जो पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला ये लार्जर है। अगर ये लार्जर है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं वो ये कंट्रोल करता है, मींस के फिर इसमें रेप्टाइल्स के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर एडवांस लार्जर मौजूद है तो वो जितनी भी एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा वो ज्यादा अडाप्टेड, ज्यादा वेल डेवलप है। उसके बाद ऑप्टिक लोब जो होता है वो और सेरिबेलम जो होता है बेटा, सेरिबेलम याद रखना है ये अपने हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है और ये जो इनमें सेरिबेलम होता है ये ज्यादातर जो है ऑटोनॉमिक या खुद ब खुद जो इनवॉलेंट रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो इनमें ये वाला जो सेरिबेलम हिस्सा है वो भी काफी इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा ऑप्टिक लोब जो होता है, ऑप्टिक लोब ब्रेन के अंदर वो वाली जो है वो हमारे पास वो वाला चैम्बर है, वो वाला पार्ट है ब्रेन का जिसमें विजन से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड जितने भी जो है अडाप्टेशन है या जितने भी आपका बिहेवियर है रेप्टाइल्स का विजन से रिलेटेड वो सारा उसी जो है वो ब्रेन के पार्ट में जाएगा और वहां पे इंटरप्रिटेशन उसकी होती है। तो ऑप्टिक लोब ज्यादा इनलार्ज्ड का मतलब ये है कि फिर ऑप्टिक इनमें जो विजन वाली सेंस है, देखने वाली सेंस है, फोकस करने वाली सेंस है, वो भी जो है वो वेल डेवलप मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेंसरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो इनमें सिस्टम्स मौजूद हैं दैट एक्ट एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट तरह के स्टिमुलस इन्वायरमेंट से रिसीव करके जो है वो उस रेप्टाइल को उस स्टिमुलस का रिस्पोंड करने के कैपेबल बनाते हैं। तो इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो एम्फीबियंस में सेंसरी स्ट्रक्चर्स थी लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी से, एफिशिएंट वे से काम करेगी। अगर इनका सेंसरी सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब ये है कि ये अच्छे तरीके से, ज्यादा बेटर तरीके से, एम्फीबियंस की निस्बत ज्यादा बेटर तरीके से सेंस कर सकते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड अच्छा कर सकते हैं, बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इनमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर आई, कैमलियन की जो आई होती है वो उसका हेड जो होता है उसके ऊपर ही प्रोट्रूड होती है। प्रोट्रूड का मतलब जैसे बाहर को उभरी हुई आईज होती हैं। और बेटा हमारी आंखें इस तरह की हैं कि अगर हम एक आई का फोकस
अपने जो है वो लेफ्ट साइड पे करते हैं तो दूसरी आई का फोकस भी लेफ्ट पे ही होगा। हमारा कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक आई का फोकस राइट साइड पे दूसरी का लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन कैमलियोन में ऐसे होता है। कैमलियोन में दोनों आईज फ्रंट पे पड़ी हुई हैं, प्रोट्रूडेड यानी उभरी हुई हैं, बट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इनका जो फोकसिंग मैकेनिज्म है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इससे क्या पता चलता है जी, इस आई का जो फोकसिंग मैकेनिज्म और जो मैसेज वगैरह होगा ब्रेन के जिस हिस्से में जाएगा वो डेफिनेटली ऑप्टिक लोब होगा, और दूसरी आई जो है उसका जितना भी विजन और मैकेनिज्म या जो भी उसका जो प्रोसेस होगा वो भी ऑप्टिक लोब में जाएगा। ऑप्टिक लोब इस चीज का कैपेबल होना चाहिए कि वो दोनों आईज की तरफ से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट होने की वजह से दोनों का जो फोकस बना रहा है डिफरेंट बना रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे बना रहा है। तो ये वो यहाँ पे बात करते हैं कि कैमलियोन की ही अगर आप एग्जांपल देखें तो उसमें जो आई है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट मूव करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक आई राइट साइड पे मूव करेगी तो दूसरी भी जो है वो उसी तरफ मूव करेगी। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट मूव करती हैं, मूव इंडिपेंडेंटली। चले, आई की बात हो रही थी तो हम रेप्टाइल्स में आई के डिस्कस कर लेते हैं। रेप्टाइल की जो आईज होती हैं बाकी वर्टिब्रेट्स जैसी ही होती हैं, और इसमें नो डाउट कि ये जो आईज की स्ट्रक्चर है, आईज के अंदर जो एनाटॉमी है वो सारी इन्होंने कहाँ से अडॉप्ट की है, वहाँ एम्फीबियन से अडॉप्ट की है। तो सबसे पहले बेटा इनमें फॉक्सिंग मैकेनिज्म, व्हाट इज फॉक्सिंग मैकेनिज्म? फॉक्सिंग मैकेनिज्म होता है ऑब्जेक्ट को देखना और उसके ऊपर फोकस करना, इमेज बनाना उसकी प्रॉपर, और फिर फौरन से जो है वो उसके ऊपर अटैक करना कि पहला ही अटैक उनका रायगा ना जाए। तो फॉक्सिंग मैकेनिज्म इनमें इतना वेल डेवलप है कि अपने प्रे को इतने बेटर तरीके से फोकस करते हैं कि जो है वो प्रे को जितना मर्जी दूर हो प्रे फोकस बेटर तरीके से, इनको पता चल जाता है कि आने वाला प्रे टेस्ट के लिहाज से किस तरह का है, विजन के लिहाज से वो किस तरह का आया, वो साइज कैसा है, वो उसको किस तरीके से कैप्चर करेंगे, और उसको जो है वो किस तरीके से इन्होंने कौन सा मेथडोलॉजी लेके उसको प्रे करना है। इसमें विजन का बहुत जो है वो बेटा रोल होता है। इसलिए सबसे पहले इनको ना अपने प्रे के ऊपर फोकस करना पड़ता है, बड़ा डीपली फोकस करना पड़ता है। दैट इज फॉक्सिंग मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म करने के लिए बहुत जरूरी, कहते हैं बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो अपने लेंस को ना इंडिपेंडेंटली मूव कर लेते हैं, अपने लेंस को आंखों की निस्बत। अब हमारे लेंस जो है वो अगर बाहर यूं डायलेट होते भी है ना, तो पहले हमारा पूरा ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये पूरा ऑर्बिट में, ये जो आईलिड वगैरह है वो पीछे हटते हैं। फिर वो जो पीछे व्हाइट कलर का मटेरियल होता है दैट इज नोन एज विट्रियस बॉडी। विट्रियस बॉडी भी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है और लेंस फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि इनका जो लेंस होता है सिर्फ लेंस फॉरवर्ड मूव कर सकता है। लेंस फॉरवर्ड मूव करेंगे ना बेटा तो लेंस के पीछे बिल्कुल रेटिना मौजूद है और इमेज रेटिना पे बननी होती है। जितनी बेटर इमेज बन रही होती है दैट इज फॉक्सिंग मैकेनिज्म। तो कहते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स अपने लेंस को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करके उसको इस तरह सेट करते हैं कि वो जो नेक्स्ट उनका ऑब्जेक्ट होता है उसको बेटर तरीके से फोकस कर सकते हैं। विजन जो है वो क्योंकि इनमें डोमिनेंट सेंस है तो लेंस को ये फॉरवर्ड मूव करवा सकते हैं। इनका जो आयरस होता है वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो जो विट्रियस बॉडी होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। विट्रियस बॉडी व्हाइट कलर का जो जेल होता है बेटा, लेंस के पीछे व्हाइट कलर का जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम जो है वो विट्रियस बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है जेल लाइक रीजन होता है। कहते हैं जो सिलियरी मसल्स होते हैं ये लेंस की शेप जो है वो, जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेंस फैलेगा, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे लेंस शॉर्ट हो जाएगा। लेंस के डायलेट होने और लेंस के शॉर्ट होना डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। अगर वो ऑब्जेक्ट बेटा नियर होगा तो मोस्टली अपने लेंस को जो है वो यूं फैला लेते हैं, डायलेट कर लेते हैं, और अगर दूर का कोई ऑब्जेक्ट है उसको उन्होंने फोकस करना है तो ये अपने सिलियरी मसल्स के जरिए अपने लेंस को, सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर जो है रिलैक्स करवाएंगे और लेंस को जो है वो शॉर्टन कर लेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, जो फोकस है वो ज्यादा बेटर तरीके से बन सके। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस की शेप चेंज कर देते हैं। और दूसरी एडेप्टेशन क्या है इनकी आई में, रेप्टाइल्स की आई में, वो ये है कि रेप्टाइल की आई जो होती है उनमें कौन सेल्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में होते हैं। कौन सेल्स जो है रेटिना के ऊपर पाए जाने वाले दो तरह के सेल, रॉड सेल और कोन्स सेल होते हैं बेटा। तो कोन्स सेल जो हैं वो इस तरह के होते हैं जो जितनी तादाद में ज्यादा होंगे रेटिना के ऊपर इमेज बनाने की जो एबिलिटी होगी उनकी उतनी ज्यादा बेटर होगी, ज्यादा बेटर फोकसिंग मैकेनिज्म इनका होगा।
तो आई तो इनकी जो मौजूद होती है, क्या इसके ऊपर आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर वगैरह मौजूद होती है? तो दूसरा यहाँ है हमारे पास उनकी प्रोटेक्शन, कहते हैं आईलिड्स मौजूद होते हैं इनमें, जिस तरह हमारे अंदर आईलिड मौजूद है, अपर आईलिड लोअर आईलिड, इनमें जो आई होती है उसके अपर और लोअर साइड पे आईलिड्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक मेम्ब्रेन होती है विच इज निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा? ऊपर नीचे मूव करती रहती है आंख के ऊपर नीचे, और जितना भी डेब्रिस और कचरा वगैरह होता है उसको आई के कॉर्नर पे इकट्ठा कर देती है, और बाद में फिर ये अपने अपेंडेजेस के जरिए उस कचरे को, उस डेब्रिस को जो है वो आई से रिमूव कर लेते हैं। तो इनकी आईज जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी रखती है। उन्होंने कहा निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। इसके अलावा ना इनकी आई में ब्लड साइनोसिस भी होता है। अब साइनोसिस क्या है? छोटी सी कैविटी होती है जिसमें ब्लड होगा, उसको कहते हैं बेटा ब्लड साइनोसिस। ज्यादातर कहते हैं जो हॉर्न लिजर्ड होती है ना, वो जब उनको कोई डर होता है या जैसे उनको जो है वो प्रेडेटर आके उनको प्रेडेटर का खदशा होता है, तो फौरन से ये अपनी अपेंडिज के जरिए अपनी आई के यहाँ पे जो कॉर्नर पे, आई की कॉर्नर पे या आई के जो उन्होंने कहा आईलिड के नीचे वाली साइड पे इनके पास जो ब्लड साइनोसिस होते हैं ना, तो उसको रब करती हैं, रब करके उसको रप्चर कर देती हैं। जब वो रप्चर होता है ना तो ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इससे जो नेक्स्ट उनका प्रेडेटर होता है वो डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। तो प्रेडेटर को थ्रेटन करने के लिए ये जो है वो ब्लड साइनोसिस का यूज करती हैं हॉर्न लिजर्ड। हॉर्न लिजर्ड्स में ज्यादातर ये फिनोमिना मौजूद होता है। तो उन्होंने फिर जाहिर है अगर एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म भी हो गया ये इनमें, और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। ब्लड साइनोसिस में डेफिनेटली ब्लड है, तो आई के जितने भी एरिया है उनको ब्लड प्रोवाइड करने के लिए जो है वो जरूरी है। इसके अलावा कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो होता है ना बेटा, उसमें आईलिड फ्यूज होते हैं। और वैसे भी मोस्टली जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके एम्ब्रियो में यही होता है कि उनके जो आईलिड्स होते हैं वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं। एम्ब्रियो में आईलिड फ्यूज होते हैं, और इसके अलावा एम्ब्रियो में आईलिड को प्रोटेक्ट करने, इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटेक्टिव कवरिंग एक विंडो सी मौजूद होती है, डेट इज नोन एज स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का काम है आई को जो है आई के अंदर जितना कचरा है उसको जो है वो कॉर्नर पे इकट्ठा करना और वहां से जो है वो बाहर रिमूव कर देना। यहाँ ब्लड साइनोसिस की बात की है। उन्होंने कहा ब्लड साइनोसिस यानी वो ब्लड वाला जो कैविटी है जिसमें ब्लड है वो मौजूद कहाँ पे है? वो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की बेस पे है। और जैसे ही वहां कचरा वगैरह इकट्ठा होता है या जो भी लिजर्ड है के अंदर है या किसी भी रेप्टाइल के अंदर, अगर मोस्टली ये लिजर्ड में होता है ब्लड साइनोसिस अगर मौजूद है ना बेटा, तो ये स्वेल हो जाएगा, और जैसे ही स्वेल होगा तो इस स्वेलिंग वाले ब्लड जो आपके पास साइनोसिस है उसको रब करने से, रप्चर करने से ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है, और डिजीज डिफेंसिव मैकेनिज्म। इसके अलावा हमने ना रेप्टाइल्स के अंदर एक अलग तरह की, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो आई देखी है, डेट इज नोन एज पैरिएटल आई या फिर मीडियन आई। इनका जो फोरब्रेन होता है ना बेटा, ये जो इनका फोरहेड होता है, फोरहेड के ऊपर यहाँ पे दोनों आईज के बीच में इंटरेस्टिंग जो है वो हमने ऑर्गन देखा है कुछ रेप्टाइल्स में। उस ऑर्गन को हमने बोला है मीडियन आई या पैरिएटल आई। वो उसको आई ही क्यों बोल रहे हैं? आई उसको इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें लेंस होता है, लेंस लगा हुआ होता है, रेटिना भी होता है और कुछ सिलियरी मसल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें उसको ब्रेन से कनेक्ट करने वाली जो है वो जो ऑडिटरी नर्व होती है, जो वीएन वाली नर्व होती है बेटा, वो भी मौजूद होती है। लेकिन फिर हम उसको कंप्लीट आई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर स्किन होती है। तो स्किन ऊपर होती है, लेकिन यहाँ से बाहर को निकली हुई एक प्रोट्रूड हुआ हुई जो है वो दो आईज के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, डेट इज नोन एज मीडियन आई। तो कुछ रेप्टाइल्स में ये मीडियन आई भी देखी गई है। आई है, लेंस मौजूद है, आई की तरह की स्ट्रक्चर है, लेकिन स्किन से कवर होने की वजह से ये फिर इमेज तो नहीं बना सकता, तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अलावा आई के जितने भी फंक्शन है वो ये जो है वो डिटेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें, हमें नजर तो नहीं आएगा, इमेज तो नहीं बनेगी, लेकिन बेटा हमें ये जरूर पता होगा कि अब लाइट है या अंधेरा है या रोशनी है, यानी कि कुछ स्टिमुलसेस को हम रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो मीडियन आई है कुछ रेप्टाइल्स में जो उनको डे या नाइट टाइम, ये जो टाइम होते हैं या फिर ये जो लाइट सेंसिटिव होते हैं,
तो ये फोटो रिसेप्टर्स के तौर पे जो है वो मीडियन आई इसके तौर पे काम कर सकती है। हाँ, उसके ऊपर स्किन होती है, स्किन से कवर होती है, इसलिए मीडियन आई में इमेज नहीं बनता। तो ये एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन आप कह दें कि कुछ रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो ये भी अडेप्टेशन मौजूद है कि उनकी अपनी आईज भी दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक अलग से आई की तरह की स्ट्रक्चर, जिसमें आई के स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। डेटा लेंस होता है और रेटिना होता है और नर्व भी होती है जो उसको ब्रेन से कनेक्ट करती है, और इमेज बस नहीं बनती, बाकी जितने भी फंक्शन है इस मीडियन आई के आई जैसे ही हैं। उसके बाद बेटा दूसरी सेंसरी स्ट्रक्चर है हमारे पास रेप्टाइल्स का ईयर। कहते हैं रेप्टाइल का जो ईयर है इन्होंने लिया तो एम्फीबियंस से ही है, बट थोड़ी सी चेंजेस की हैं, तो वेरी है ये स्ट्रक्चर, वेरिएशंस हैं कुछ रेप्टाइल के ईयर में एम्फीबियन के ईयर की निस्बत, क्योंकि इनमें कुछ चीजें नहीं होती। इनमें मिडल ईयर कैविटी नहीं होती, मिडल ईयर में कैविटी होती है, मिडल ईयर की जो चीजें होती हैं वो एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो कैविटी नहीं होती। इसके अलावा ये जो कैनाल होती है बेटा, ये ऑडिटरी ट्यूब और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, ये भी मौजूद नहीं होती। इस रेप्टाइल्स की ईयर की जो सबसे अच्छी एडाप्टेशन है वो ये बेटा कि जब ये रेंग के चलते हैं ज्यादातर सरफेसेस पे, तो सरफेस से जो वाइब्रेशंस होती हैं, डेट आर सरफेस वाइब्रेशंस आल्सो नोन एज सबस्ट्रेट वाइब्रेशंस। तो ये सबस्ट्रेट वाइब्रेशंस को रिसीव करने के काबिल होते हैं रेप्टाइल्स। जैसे ही ये रिंग रहे होते हैं ना, दूर से आने वाला ऑब्जेक्ट के चलने से जो वाइब्रेशन जमीन में या सबस्ट्रेट में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इनका ईयर वो डिटेक्ट करने के कैपेबल होता है। रीजन क्या है कि जब ये चलते हैं तो इनका जो लोअर जा होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है। लोअर जा की एक बोन कहते हैं, कान की जो एक बोन होती है स्टेपीज, उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। मतलब जैसे ही वाइब्रेशन आएंगे ना तो लोअर जा आर्टिकुलेट करेगा, ये आर्टिकुलेट करेगा तो ये साथ जुड़ा हुआ है कान की एक हड्डी स्टेपीज के साथ, तो स्टेपीज भी आर्टिकुलेट करेगी। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, जिसकी वजह से स्टेपीज आर्टिकुलेट करेंगी तो स्टेपीज जो है वो अगली दो बोन्स के साथ और फिर कोक्लिया के साथ, तो कोक्लिया में जो है वो वाइब्रेशंस की डिटेक्शन हो जाएगी। तो ये सबस्ट्रेट की वाइब्रेशन भी रिसीव करते हैं। इनकी ईयर में जो सबसे अच्छी अडेप्टेशन है वो सबस्ट्रेट वाइब्रेशन रिसीविंग अडेप्टेशन है। उसके बाद ओल्फैक्शन यानी सूंघने की जो इनमें सेंस है वो कैसी है, वेल डेवलप्ड है। स्नेक्स में ही देख ले, कहते हैं सूंघने की जो अडेप्टेशन है वो वेल डेवलप्ड। कुछ रेप्टाइल्स के अंदर ओल्फैक्शन यानी सूंघने की जो अडेप्टेशन है, ओल्फैक्शन बेटा स्मेलिंग सेंस को बोलते हैं, स्मेल करने वाली सेंस को। तो ये जो ओल्फैक्शन वाली सेंस है कुछ रेप्टाइल्स में इतनी अडेप्टेड होती है कि उनके अंदर स्पेशल तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और उन ऑर्गन्स को हम जैकोब्सन्स ऑर्गन्स को कहते हैं। ये जैकोब्सन्स ऑर्गन्स कुछ भी नहीं है, बस उनके माउथ कैविटी के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, और ये थैलियां जो होती हैं बेटा ये स्मेल वाली जो स्टिमुलस होती है उसको रिसीव करती हैं। कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जैकोब्सन्स से जो ऑर्डर और जो स्मेल होती है अपने प्रे की या इन्वायरमेंट की, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मगर कुछ रेप्टाइल्स इन जैकोब्सन्स ऑर्गन्स को अपने माउथ के अंदर पाए जाने वाला जो प्रे है उसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब कहने से ये है कि जैकोब्सन्स ऑर्गन्स सिर्फ स्मेल, ऑर्डर वगैरह डिटेक्ट नहीं करते, बल्कि कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो जैकोब्सन्स जो ऑर्गन्स होते हैं इनको टेस्ट जो प्रे है उसका टेस्ट चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। तो असल में जैकोब्सन्स ऑर्गन्स हैं क्या, दीज आर पाउचेस। ये क्या है बेटा, पाउचेस हैं जो माउथ के अंदर, माउथ की कैविटी के अंदर ओपन होती हैं। इसके अलावा इनके माउथ की कैविटी जितनी भी है वो सारी ओल्फैक्टरी होती है। एपिथेलियम, जैसे मुंह ओपन करेंगे एनवायरमेंट की जितनी भी जो स्टिमुलसेस होंगी स्मेल से रिलेटेड मुंह में जाएंगी, या फिर प्रे आ रहा है, प्रे से फेरोमोन्स वगैरह ये वो उसके ये फौरन से इनकी जो ओरल कैविटी एपिथेलियल हुई होती है ना बेटा, ओल्फैक्टरी एपिथेलियल होती है, उससे ये डिटेक्ट कर लेंगे कि प्रे की स्मेल कैसी है, ऑर्डर उसकी कैसी है। और दूसरा उसका जो है वो टेस्ट वगैरह अगर चेक करना है तो जैकोब्सन्स ऑर्गन्स को ये टेस्ट के लिए भी चेक करते हैं। उसके बाद ये बेटा जैकोब्सन्स ऑर्गन वाला जो क्वेश्चन है वो अलहदा से ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस इस तरह भी दे सकता था विद रेफरेंस ऑफ जैकोब्सन्स ऑर्गन्स के लिहाज से आप ओल्फैक्शन बताएं रेप्टाइल्स के अंदर। उसके बाद कुछ स्नेक्स और लिजर्ड्स हमने देखी हैं जिनमें आई और जो उनके नस्ट्रल्स होते हैं इनके बीच में छोटे छोटे खला होते हैं, यानी कि डिप्रेशंस होते हैं।
ये स्नेक्स और जो वाइपर स्नेक्स होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं, इनको हम पिट ऑर्गन्स कहते हैं। पिट ऑर्गन्स ना तो स्मेलिंग वाले होते हैं, ना ही इनका ऑडिटरी यानी कि ईयर से कोई ताल्लुक है, ना ही बेटा इनका विजन से ताल्लुक है। पिट ऑर्गन्स को हम हीट सेंसिटिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, हीट सेंसिटिव ऑर्गन्स। कुछ रेप्टाइल्स के अंदर इन्वायरमेंट की जो हीट होती है, एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है, स्पेशली जो प्रे होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए ये पिट ऑर्गन्स को जो है वो यूज करते हैं। कहते हैं कि जो आपके पास स्नेक्स और वाइपर्स होते हैं ना, ये अपने प्रे का कि वो वार्म ब्लडेड है कि नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए भी पिट ऑर्गन्स को, अब वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो जो अपनी मेटाबॉलिक हीट, जिनको हमने एंडोथर्म्स भी कहा था, ये वार्म ब्लडेड ऐसे हैं जिनको हमने एंडोथर्म्स भी कहा था, यानी कि ये अपनी बॉडी की जो हीट होती है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रे को कि वो वार्म ब्लडेड है या नहीं है उसकी लोकेशन वार्म ब्लडेड जो है वो करने के लिए पिट ऑर्गन्स को यूज करते हैं। ऐसा स्नेक्स और वाइपर्स वगैरह में ही होता है। उसके बाद हमारे पास इनके मैकेनिज्म्स हैं, एक्सक्रीशन इनमें कैसी होती है और ऑस्मो रेगुलेशन कैसी होती है। हमें पता है बेटा रेप्टाइल ज्यादातर ड्राई कंडीशन में रहते हैं, इनकी बॉडी की एडाप्टेशन बिल्कुल ऐसी है कि वाटर लॉस ना हो, लेकिन बॉडी का साइज ज्यादा होने की वजह से और एडवांस एनिमल होने की वजह से इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है। अब मेटाबॉलिक रेट का एक्सक्रीशन से क्या लिंक है? क्योंकि एक्सक्रीशन जो होती है ना बेटा, उसकी अगर आपने डेफिनेशन करनी है, दिस इज इलिमिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन है इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जिसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? रिएक्शन। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिएक्शंस ज्यादा होंगे, उन रिएक्शंस का जो बाय प्रोडक्ट होगा जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है उसको बॉडी से रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो रेप्टाइल्स का मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से, मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से इनका जो वेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए बेटा इनमें जो एक्सक्रीशन वाला फिनोमिना है, एक्सक्रीशन वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो फिर ज्यादा वेल डेवलप हैं। और एक्सक्रीशन वाली स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं कि इतनी अडाप्टेड है, और हमें पता है इनमें किडनी फॉर्मेशन हो गई है, प्रॉपर किडनी फॉर्मेशन इनमें हो गई है। और जो एडवांस किडनी है उसको हम मेटानेफ्रिक किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये नेफ्रॉन्स जैसे यूनिट्स पे मुश्तमिल होती है। और बेटा इसको इसलिए भी एडवांस कहा जाता है क्योंकि इट हैव एबिलिटी टू रीएब्सॉर्ब द वाटर। और ये चीज बहुत जरूरी है कि रेप्टाइल के अंदर ड्यूरिंग एक्सक्रीशन जो ब्लड जब प्यूरिफाई होता है और ब्लड के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको जब किडनी में निकाला जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा वाटर भी आ जाता है, लेकिन वो वाटर दोबारा बॉडी में ले जाना यानी रीएब्सॉर्ब करना रेप्टाइल्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ऑलरेडी ये पानी की शॉर्टेज में रहते हैं। तो इनके एक्सक्रीशन की फिर ये एबिलिटी है कि इनके जो किडनी होते हैं वो वाटर लॉस कम करते हैं, लेकिन किडनी इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि एनिमल्स में किडनी तो होते थे लेकिन उनका ब्लड से कोई लिंक नहीं होता था, वो डायरेक्ट बॉडी का जो फ्लूइड होता था उससे ही वेस्ट जो है वो फिल्टर कर लेते थे। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर इनकी मेटानेफ्रिक किडनी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम का रिलेशन आ गया है, यानी कि ब्लड किडनी में जाएगा, वहां से फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होने के बाद फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, फिर जो वेस्ट होगा उसको आप कहेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो ऐसा वेस्ट है जो कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की सूरत में भी आप रिलीज कर सकते हो। यूरिक एसिड वेस्ट है, इसको बॉडी से रिलीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तादाद में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो आपके पास रेप्टाइल्स है बेटा उनका ज्यादातर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जो होता है ये कहते हैं कि कभी कभी ये ना पेस्ट लाइक फॉर्म में स्टोर होता है। अब जाहिर है यूरिक एसिड अगर पानी में डिसोल्वेबल होता, ज्यादा पानी की मौजूदगी में ये एक्सक्रीट होता तो बेटा ये लिक्विड होता, लेकिन यूरिक एसिड क्योंकि आपने कहा कि ज्यादा वाटर यूज ही नहीं करता, ये बहुत कोशिश होती है इनकी कि वाटर लॉस से बचा जा सके, इसलिए इनका जो यूरिक एसिड होता है वो पेस्ट, सेमी सॉलिड पेस्ट की सूरत में बॉडी से रिलीज होते हैं। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है
कि कभी कभी ये जो यूरिक एसिड होता है ये एग्स की मेम्ब्रेन में भी होता है, एग को प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए भी जो है वो यूज कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और क्लोकल वॉल की एबिलिटी होती है कि वो वाटर को रीएब्सॉर्ब कर ले। यूरिनरी ब्लैडर बेटा किडनी से जो वाटर होता है वो जिस ब्लैडर में आता है उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पे क्लोका लिखा हुआ है, क्लोकल वॉल जो है वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, दिस इज कॉमन ट्यूब। कॉमन ट्यूब है ये एक्सक्रीशन के लिए भी और रिप्रोडक्टिव ट्यूब भी है, तो इसलिए इनके अंदर और बर्ड्स के अंदर जो है ऐसी ट्यूब जो जिसका फंक्शन एक्सक्रीटरी भी है और रिप्रोडक्टिव भी है उसको क्लोका बोलेंगे और उसकी दीवार को क्लोकल वॉल बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी भी है। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो इसके अंदर से गुजरेगा तो इसकी वॉल जो है वो वाटर को क्या कर लेंगे, रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। और आपको पता है कि इनकी जो मेटानेफ्रिक किडनी है इससे ये कर क्या रहे हैं, वाटर लॉस को बचा रहे हैं। तो एक तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? वाटर को मेंटेन करना, साल्ट को बॉडी के अंदर मेंटेन करना। इन्होंने क्या करना है, इनकी बहुत कोशिश होती है कि अपनी बॉडी में वाटर की मिकदार को कम ना होने दें, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं। तो कौन सी एडाप्टेशन है इनके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा यही एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये एबिलिटी होती है कि ये वाटर को रीएब्सॉर्ब कर सकता है। वो पीछे ही हमने जो है वो इनमें पढ़ा है कि मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं और क्लोकल वॉल और यूरिनरी ब्लैडर, ये सब में एबिलिटी होती है कि जो वाटर होता है उसको रीएब्सॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा दूसरी क्या है, इंटरनल रेस्पिरेटरी। इनकी जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेज है वो भी इंटरनल है, यानी स्किन के जरिए वाटर लॉस नहीं होता है। एम्फीबियंस में स्किन के जरिए भी वाटर लॉस होता था, तो इनमें इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो तो रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जिस चीज से, जिस स्ट्रक्चर से आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं आप उसको वेट रखें। तो इसलिए क्योंकि पानी ऑलरेडी इनके पास नहीं है तो जो स्ट्रक्चर्स हैं रेस्पिरेटरी वो इंटरनल है। तीसरी एबिलिटी इनमें इम्परमिएबल एक्सपोज सर्फेसेस। इनकी जो स्किन है इम्परमिएबल है। हमने शुरू में ही बात की थी, हार्ड थिक कैराटिनाइड स्किन होती है ताकि वाटर से बचा जा सके, वाटर लॉस स्किन के जरिए इनका ना हो। और दूसरा बेटा ये वाटर की शॉर्टेज से बचने के लिए डिफरेंट तरह के बिहेवियरल अडाप्टेशंस भी रखते हैं। हमने ये पढ़ा था थर्मो रेगुलेशन में भी हाइबरनेशन कर जाते हैं, टॉर्पर शो करते हैं, एस्टिवेशन का फिनोमिना शो करते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी बिहेवियरल अडाप्टेशन के जब वो वाटर अवेलेबल होगा ये इनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकें, ताकि जो आपके पास नेक्स्ट आने वाली कंडीशंस हैं जिसमें ड्राई कंडीशंस होती हैं ज्यादातर, हाइबरनेशन वगैरह, एस्टिवेशन वगैरह, स्लीपिंग, विंटर स्लीप, समर स्लीप वगैरह, उसके लिए ये कैपेबल हो सके। तो बिहेवियर भी जो है इनका ये इनको ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आज बेटा 5 से 6 टॉपिक हमने इनके डिस्कस किए हैं। हमारा एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया रिप्रोडक्शन, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।